हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड में एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़े मामले लगातार चर्चा में रहते हैं। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने एसीबी ऑफिस से दस्तावेज और कंप्यूटर हार्ड डिस्क गायब होने की खबर पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने इस घटना को झारखंड पुलिस मुख्यालय के डेटा सेंटर में लगी आग से जोड़ा, जिसमें कई संवेदनशील दस्तावेज जल गए थे। उन्होंने आशंका जताई कि वो आग भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, समाचारों से पता चल रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के महत्वपूर्ण कमरों में आज दो ताले लगाने पड़े हैं। इससे पहले कल रात वहां से कई महत्वपूर्ण फाइलें और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क निकाल कर ले जाने की बात बताई जा रही है। यह बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है, जो एसीबी से जुड़े कई भ्रष्टाचार के मामले के सबूतों को नष्ट करने की साजिश हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस विभाग के मंत्री हैं, इसीलिए अगर वह चुप रहते हैं तो इसका मतलब है कि वह इस घटना से अनजान नहीं है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री को तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच करानी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा देनी चाहिए। खुशी है कि मुख्यमंत्री को अब समझ आ गया है कि उनके नाक के नीचे ही एक्सटॉर्शन और लूट का गंदा खेल चल रहा है। उन्होंने पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भी ये लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायतें भेजते थे और अब फिर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को मेरे पुराने सोशल मीडिया संदेशों को पढ़ना चाहिए ताकि उनकी आंखें खुल सके। इससे पहले कि ये षड्यंत्रकारी अपने मंसूबे में सफल हो जाएं, मुख्यमंत्री को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इन लोगों को बेनकाब कर सख्त दंड दिलाना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। पलामू जिले के चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने इतिहास रच दिया है। यहाँ पहली बार 19 सितंबर को बाएं घुटने का प्रत्यारोपण कर सोनू कुमार को नया जीवन दिया गया है। सर्जरी के लिए पलामू सदर अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ और पलामू मेडिकल कॉलेज से एनेस्थेटिक डॉक्टर मनीषा व डॉक्टर प्रीति का सहयोग लिया गया। ये सभी चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर सीएचसी पहुँचे थे। टीम का नेतृत्व सीएचसी प्रभारी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर चमन कुमार ने किया। सीएचसी में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और सर्जिकल आईसीयू स्थापित किया गया था, जहाँ 1.5 घंटे तक चली सर्जरी पूरी तरह से सफल रही। बता दें कि 4 साल पहले हुए एक हादसे में सोनू कुमार के पैर में गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया। वह ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण किया करता था, लेकिन घटना के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। गांव के लोगों की सलाह पर वह चैनपुर सीएचसी पहुंचा, जहां जांच के बाद ऑपरेशन का निर्णय लिया गया। डॉक्टर चमन कुमार ने बताया कि झारखंड के किसी सीएचसी में घुटने का प्रत्यारोपण पहली बार किया गया है। ऑपरेशन आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क किया गया। झारखंड में अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने और अपनी कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कुड़मी समुदाय के लोगों ने इस मामले पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक का आश्वासन मिलने पर रविवार को 2 स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी स्टेशन से अपना आंदोलन वापस ले लिया। कुड़मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने बताया कि सरायकेला खारसावाद जिले के सीनियर स्टेशन में जारी प्रदर्शन जल्दी खत्म होगा, जबकि धनबाद जिले के प्रधान खंता में प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र बैठक की तारीख तय नहीं करता। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय से अमित शाह के साथ बैठक का आश्वासन मिलने के बाद हमने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है। इस घटनाक्रम को देखते हुए हमने 2 स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी स्टेशन से आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सीनी से आंदोलन जल्द ही वापस लिया जाएगा, जबकि प्रधान खंता में यह तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र द्वारा बैठक की तारीख तय नहीं कर दी जाती। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया कुख्यात अपराधी उत्तम यादव। वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन को दी थी खुली चुनौती। बीते माह हजारीबाग में एक ज्वेलरी दुकान पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। हजारीबाग और चतरा पुलिस पिछले कुछ माह से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती देकर सुर्खियां बटोरने वाले कुख्यात अपराधी उत्तम यादव को मार गिराया। उत्तम यादव शहर के सुरही मोहल्ला का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार सिमरिया थाना क्षेत्र के बगरा मार्ग पर हजारीबाग पुलिस के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने उत्तम यादव को ढेर कर दिया। यहां बताते चले कि लगभग 2 माह पूर्व उत्तम यादव ने हाथ में AK-47 लेकर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उत्तम यादव ने चतरा व हजारीबाग जिले के व्यवसायियों को रंगदारी व लेवी देने की धमकी दी थी। उत्तम यादव ने उससे संपर्क कर व्यवसाय करने की धमकी दी थी। इसके अलावा गत माह उत्तम यादव के गुर्गों ने हजारीबाग शहर में एक स्वर्ण व्यवसाय की दुकान पर गोलीबारी कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस घटना के बाद से उत्तम यादव चतरा व हजारीबाग पुलिस की रडार पर था। चतरा पुलिस ने उत्तम यादव के मारे जाने की पुष्टि की है। राजधानी रांची में बड़ा आईटी हब खुलने वाला है। रांची में बहुत जल्द गूगल, TCS और विप्रो जैसी कंपनियां अपना काम शुरू करेंगी। इसके लिए 100 एकड़ की जमीन भी चिन्हित कर ली गई है।
खबरों के अनुसार आईटी विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों से भी बातचीत हो रही है। सरकार का लक्ष्य है कि रांची को बेंगलुरु और पुणे जैसे आईटी शहरों की तरह डेवलप किया जाए। इस पहल से अगले 5 साल में करीब 50,000 युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। वहीं अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। होटल, ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने आईटी पॉलिसी 2025 लागू की है, जिसके तहत आईटी कंपनियों को टैक्स में छूट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ युवाओं को आईटी सेक्टर में ट्रेनिंग देने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस बीच अमेरिका की H-1B वीजा नीति में बदलाव से भारतीय आईटी कंपनियां अपने काम को भारत के Tier 2 शहरों में शिफ्ट करने की योजना बना रही है। हालांकि रांची में आईटी सेक्टर का हब खुलने से रांची और जमशेदपुर जैसे शहर आईटी कंपनियों के लिए नए केंद्र बन सकते हैं। रांची में अब गूगल, विप्रो और TCS जैसी विश्व की टॉप टेक कंपनियों के कॉर्पोरेट ऑफिस जल्द ही खोलने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए 100 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अनुसार इन्फोसिस, टेक महिंद्रा आदि से भी बातचीत चल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि रांची को भी बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों की तरह एक आईटी हब बनाया जाए। आईटी सेक्टर के इस विस्तार से अगले 5 सालों में 50,000 से ज्यादा युवाओं को सीधा रोजगार मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। इससे होटल, ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट जैसे सेक्टरों को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि सरकार ने आईटी पॉलिसी 2025 भी लागू की है, जिसके तहत आईटी कंपनियों को निवेश के लिए टैक्स में छूट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके अलावा युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस बदलाव के कारण भारतीय और अमेरिकी टेक कंपनियां अपने काम को भारत के Tier 2 शहरों में स्थानांतरित कर सकती है। रांची और जमशेदपुर जैसे शहर इन कंपनियों के लिए नए केंद्र बन सकते हैं। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को भी नए अवसर मिलेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन शाम 5 बजे होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के विषय के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में कयास लगाया जा रहा है कि वे जीएसटी के रिफॉर्म पर बात कर सकते हैं। बता दें कि देश में कल से जीएसटी 2.0 की नई दरें लागू होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की थी कि जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू कर दिए जाएंगे। नवरात्रि की पूर्व संध्या पर पीएम का संबोधन है। हालांकि इस विषय में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उनका यह संबोधन नवरात्रि की पूर्व संध्या पर होगा, जिस दिन से जीएसटी दरों में कटौती लागू होगी और बड़ी संख्या में उत्पादों की कीमत में कमी आने की संभावना है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले में अपने संबोधन के दौरान जीएसटी रिफॉर्म की बात कही थी। इसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की 2 दरें 12 और 28% को हटाने का फैसला लिया गया। कुर्मी समाज के आंदोलन के विरोध में शनिवार को आदिवासी संगठन भी सड़क पर उतर आए। इन संगठनों ने रांची में मार्च निकाला और राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। आदिवासी नेताओं ने दो टूक कहा कि कुर्मी एससी सूची में शामिल होने की पात्रता नहीं रखते, इन्हें किसी हाल में एससी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। आदिवासी बचाओ मोर्चा ने मोराबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च निकाला। इसमें कहा गया कि कुर्मी समाज के नेता आदिवासी बनने के नाम पर झारखंड को 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आदिवासी समाज ने कुर्मी समाज के मंत्री और विधायक को भी दोषी ठहराया। कुर्मी समुदाय की मांग को आदिवासियों ने गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बताया है। रांची से चलने वाली कई ट्रेनें आज भी रद्द रहने वाली है। मालूम हो कि बीते कल झारखंड के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर शनिवार सुबह से ही आदिवासी कुर्मी समाज ने रेल टेक आंदोलन के तहत पटरियों पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर तो ट्रेन रोके जाने के कारण यात्री घंटों ट्रेन में ही बैठे रहे। हालांकि देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारी पटरियों से उठे और आंदोलन वापस लिया। इधर डीआरएम करुणानिधि सिंह ने कहा कि आंदोलन समाप्त होने पर आज रविवार को रांची रेल डिवीजन से प्रयास होगा कि अधिक से अधिक ट्रेनें चलाई जाए। हालांकि रैक उपलब्ध नहीं होने के कारण कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। बता दें कि टाटा नगर बरकाकाना, आद्रा बरकाकाना, आसनसोल रांची, पटना रांची वंदे भारत, टाटा पटना वंदे भारत, रांची हावड़ा वंदे भारत, बनारस रांची वंदे भारत, रांची हावड़ा इंटरसिटी, हटिया पटना एक्सप्रेस, पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, हटिया हावड़ा क्रिया योगा, हटिया टाटा एक्सप्रेस, जयनगर टाटा एक्सप्रेस, खड़गपुर रांची एक्सप्रेस, आसनसोल हटिया एक्सप्रेस, वर्धमान हटिया एक्सप्रेस, भागलपुर रांची एक्सप्रेस, दुमका रांची एक्सप्रेस, पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस, धनबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस और भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार को वज्रपात के साथ भारी बारिश हुई। रांची में वज्रपात में 4 मवेशियों की क्षति होने की भी खबर है। रांची मौसम विभाग द्वारा 25 सितंबर तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा, इसके लिए चेतावनी जारी की गई है। रांची मौसम केंद्र के मुताबिक पूरे राज्य में 25 सितंबर तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 1-2 बार हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। फिलहाल रांची मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि बादल और बारिश के छूटते ही उमस और हल्की गर्मी का एहसास हो सकता है। 22 सितंबर के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की भी संभावना व्यक्त की गई है।
केंद्र सरकार ने मलयाली फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मोहनलाल को वर्ष 2023 के लिए सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का ऐलान किया है। शनिवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह जानकारी साझा की है। 65 वर्षीय अभिनेता को यह पुरस्कार 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया और कहा कि अभिनेता, निर्देशक और निर्माता को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। बता दें कि मोहनलाल ने अपने 4 दशक से अधिक लंबे करियर में मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ की 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। अब तक मोहनलाल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 9 केरल राज्य पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। मोहनलाल को कला में उनके योगदान के लिए 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है।